बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद वकास, आपका बायोलॉजी का टीचर। बेटा, आज हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की डिटेल को डिस्कस करना है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ी सी डिस्कशन विद रेफरेंस टू द डिजीजेस और डिसऑर्डर्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए बेटा, डिजीज किसी भी किस्म की ऐसी चेंज बॉडी में विच इज अदर देन नॉर्मल चेंज, इस तरह की चेंज को डिजीज या डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। डिजीजेस बेशुमार किस्म की होती हैं, ठीक है। अहम बात यह है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज, उसके मुताबिक हम मुख्तलिफ तरह की डिजीजेस को स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फिजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें आपका स्केलेटन इफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें विद रेफरेंस टू लॉज ऑफ हेरिडिटरी हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये डिजीजेस किस तरह से एक फैमिली से दूसरी फैमिली में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होंगी। इसी तरह से कुछ डिसऑर्डर्स या डिजीजेस ऐसी हैं विच आर कॉज्ड बाय जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं उनको पर्टिकुलरली इन्फेक्शंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये एक वर्ड जो है तो बड़ा कॉमन, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इन्फेक्शंस। तो कोई भी ऐसी डिजीज विच इज कॉज्ड बाय जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको इन्फेक्शन बोला जाता है, ठीक है। और इन्फेक्शंस में अगर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है तो इसको खत्म करने के लिए जो मेडिसिन आप यूज करते हैं उसके लिए टर्म एंटीबायोटिक्स की यूज की जाती है, ठीक है। ये जो आप नॉर्मली जो मेडिसिन खाते हैं, तमाम मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स नहीं बोलते हैं। ये एक खास किस्म की का कंपाउंड है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस कंपाउंड को एंटीबायोटिक्स का नाम दिया जाता है। और इसका बेसिक प्रिंसिपल आपने एंजाइम्स के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में डिस्क्राइब किया कि एंटीबायोटिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है भाई। फिर डिजीजेस का जो इफेक्ट है उसको भी मुख्तलिफ तरह से कैटेगराइज किया जाता है। जैसे सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट्स फैटल और नॉन फैटल, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो डिजीजेस से रिलेटेड है, ये मैं पहले लाजिम बताता हूं ताकि आपको बाद में डिजीजेस को स्टडी करते हुए प्रॉब्लम ना हो। तो फैटल और नॉन फैटल, एक ऐसी डिजीज जो जानलेवा हो, मोहलिक हो, डेथ कॉजिंग हो, उसे फैटल डिजीज कहते हैं, ठीक है। और जो डिजीज डायरेक्टली डेथ ना कॉज करे उसे नॉन फैटल डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से डिजीजेस के इफेक्ट्स को अगर स्टडी किया जाए तो हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो इन्फेक्शंस हैं, जो डिजीजेस हैं, वो इमीडिएटली एक्सप्रेस कर जाती है, यानी विद इन नो टाइम जो है ना उनका एक्सप्रेशन हो जाता है। थोड़े से टाइम में अचानक जो है ना डिजीज एक्सप्रेस होकर सामने आ जाती है। इस तरह के डिसऑर्डर को या डिजीज को या इस तरह के इफेक्ट को एक्यूट इफेक्ट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं डिजीज के, इसको एक्यूट इफेक्ट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। बाद औक़ात इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि जी वो सिम्टम्स जो शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन एक्चुअली एक्यूट का मतलब ये है कि ऐसा इन्फेक्शन, ऐसी डिजीज जो इमीडिएटली एक्सप्रेस करे। इस तरह की डिजीज जो है ना वो प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यूजुअली चूंकि इसका टाइम फ्रेम बहुत कम है विद इनसाइड द बॉडी, इसलिए इस तरह की डिजीजेस को नॉर्मली रिकवर करना कंपैरेटिवली आसान होता है, ठीक है भाई। और एक ऐसी डिजीज जो या एक ऐसा इफेक्ट डिजीजेस का जो कुछ टाइम के बाद एक्सप्रेस हो, या सादा अल्फाज में आप यूं समझ लें कि जब डिजीज से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है वो आहिस्ता 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 बॉडी में एक्सप्रेस होता रहे, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में अपना काम करता रहे, फैलता रहे, लेकिन उसके कोई क्लियर कट एक्सप्रेशन जनरेट ना हो, ठीक है। और जब ये डिजीज मुकम्मल तौर पर इनसाइड द बॉडी इन्फेक्शंस को या इफेक्ट्स को जनरेट करे, उसके बाद एक्सप्रेस हो, इस तरह के इफेक्ट्स को क्रॉनिक इफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। बाद अगर इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं किताबों में कि जी जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन टेक्निकली ऐसे सिम्टम्स जो आहिस्ता 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 बॉडी में एक्सप्रेस, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर जनरेट होते रहें
और फिर एक खास वक्त गुजरने के बाद इनका एक्सप्रेशन जनरेट हो, तो इस तरह के इफेक्ट्स को क्रॉनिक इफेक्ट्स कहते हैं। जो क्रॉनिक टाइप के डिसऑर्डर्स हैं ये ज्यादा टाइम लेते हैं रिकवरी में, बिकॉज ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसने अपना पूरा टाइम लिया है बॉडी के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने में। यही वजह है कि इस तरह के इफेक्ट को खत्म करने में टाइम जो है थोड़ा ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है भाई, तो एक एक्यूट और एक क्रॉनिक, ये भी टर्म्स कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो डिसऑर्डर्स के हवाले से यूज की जाती हैं। ठीक है भाई, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इसके नाम से जाहिर है कि हमने इस तरह के डिसऑर्डर्स, इस तरह की डिजीजेस को डिस्कस करना है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट कर सके। ठीक है, मेनली हमें यह पता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें डिफेंस के लिए हेयर, सीलिया और म्यूकस लाइनिंग्स हैं। हेयर, सीलिया और म्यूकस लाइनिंग्स मौजूद हैं। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं विद रेफरेंस टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बाज़ औक़ात इन स्ट्रक्चर्स को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स इफेक्ट होते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है दैट वुड बिकम मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स डिजीजेस। इसलिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जर्म्स हैं, ये ज्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिफेंस सिस्टम को वीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आगे अगर हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ तरह के डिसऑर्डर्स हैं। मसलन इसमें कुछ डिसऑर्डर्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को जाके इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ डिसऑर्डर्स जो है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को जाके इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, और कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो हमारे लंग्स को जाके डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो विद इन द बॉडी इंफेक्शंस जनरेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ डिसऑर्डर्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करते हैं, कुछ अपर को करते हैं, कुछ डायरेक्टली लंग्स को इफेक्ट करते हैं। हमने आपकी इस किताब के रेफरेंस से तीनों टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स में एक एक एग्जांपल को डिस्कस करना है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है पल्मोनरी टीबी की। पल्मोनरी टीबी, हियर टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस और पल्मोनरी स्टैंड फॉर लंग्स। ठीक है, टीबी हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस। ये जो टीबी है इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डिटेल आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 बैक्टीरिया के चैप्टर में पढ़ी हुई है। ठीक है भाई, अब अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल को डिस्कस करें तो हमें यह मालूम है कि जो टीबी है इसका वन ऑफ द लीडिंग कॉज इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मेनली इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, फिर टीबी जो है हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को इफेक्ट करता है, मसलन स्किन, बोन्स, लंग्स, बट मोस्ट ऑफ द केसेस एसोसिएटेड विद टीबी आर द इन्फेक्शंस इनसाइड द लंग्स। यानी मेजर केसेस जो आपको, ज्यादातर जो आपको केसेस नजर आते हैं टीबी के, वो पल्मोनरी टीबी के नजर आते हैं। इसलिए हम इस टॉपिक में पर्टिकुलरली पल्मोनरी टीबी को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अब पल्मोनरी टीबी में जो बैक्टीरिया पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे फॉर इन्फेक्शन, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये वो बैक्टीरिया है विच प्रोड्यूसेस या विच इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर पल्मोनरी टीबी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि टीबी में बैक्टीरिया के अलावा भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिपोर्टेड हैं विच आर फाउंड टू कॉज दिस टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है, बट मोस्टली ज्यादातर टीबी is caused by bacterium which is known as Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. मैं यहाँ पे आपको एक और साइंटिफिक पॉइंट जरा क्लियर कर दूं जो आप लोगों के कॉमन मिस्टेक देखने में आई है स्टूडेंट्स की, कि जब आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो आप उसको अंडरलाइन नहीं करते। ये बात याद रखिएगा, जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको सेपरेटली आपने अंडरलाइन जरूर करना है।
इससे ये पता लगता है कि ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं साइंटिफिक नेमिंग के जो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है भाई। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द बैक्टीरिया विच कॉजेस इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन? ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है इनसाइड द लंग्स, या विच इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर पल्मोनरी टीबी। अब इस बात पे आ जाते हैं कि इसको हम टीबी ट्यूबरक्लोसिस क्यों कहते हैं। इसको हम टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस इसलिए कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये इनसाइड द लंग्स ट्यूबरसल प्रोड्यूस करता है। इनसाइड द लंग्स ट्यूबरसल प्रोड्यूस करता है, तो ट्यूबरसल की प्रोडक्शन की वजह से हम इसको टीबी का नाम देते हैं। अब ट्यूबरसल क्या है उसको समझने के लिए आप यूं समझें कि जी ये आपके पास लंग्स हैं, ये आपके पास क्या है? लंग्स हैं। तो लंग्स के अंदर जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन प्रोड्यूस करना शुरू करेगा तो आपको पता है कि हमारा जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी सिस्टम, इसमें 3 लाइंस ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है ये इस बैक्टीरिया को अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लंग्स के अंदर मौजूद सेल्स इस बैक्टीरियल रीजन के इर्द गिर्द सेल्स की एक हार्डर लेयर या एक आउटर लेयर जनरेट करेंगे। ये लेयर हमारे अपने लंग्स के टिश्यूज से जनरेट हुई है, लेकिन इस लेयर का फायदा ये होता है कि अब इस लेयर को जो इम्यूनल सिस्टम है वो बॉडी की यानी लंग्स की अपनी लेयर कंसीडर करके इस लेयर को छोड़ देगा। इसका मतलब ये कि अब ये बैक्टीरिया इस लेयर के अंदर प्रोटेक्ट हो चुके हैं, और जब वक्त आएगा तो ये लेयर फटेगी और ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इनसाइड द लंग्स, इसके लिए टर्म यूज की जाती है ट्यूबरसल, और इस ट्यूबरसल की टर्म की वजह से इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को या पर्टिकुलर डिजीज को टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज का नाम दिया जाता है, ठीक है भाई। तो ये तो इसका बैक्टीरिया और इसकी कॉज है या इसके इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम इसको टीबी यानी पल्मोनरी टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस का नाम देते हैं, ठीक है भाई। अब इस डिजीज से रिलेटेड इसने इनसाइड द लंग्स इन्फेक्शन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर जब इन्फेक्शन प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके लंग्स में इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ स्टोर्ड गैसेज है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जब अमाउंट ऑफ स्टोर्ड गैसेज रिड्यूस होगी तो बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलेगी, जिसकी वजह से आपका जो पूरे का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन, आपका पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में एयर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फर्दर मोर आप ये देखें कि हमारे लंग्स के अंदर मौजूद जो एल्वियोलाई है, इस इन्फेक्शन की वजह से एल्वियोलाई में भी रप्चर्ड, ठीक है भाई। ये कुछ इफेक्ट्स हैं विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस डिजीज पल्मोनरी टीबी। अब आते हैं इसके सिम्टम्स पे। इसके सिम्टम्स में इंटरमिटेंट फीवर है। इंटरमिटेंट फीवर यानी बुखार, बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि जी बुखार होता है फिर उतर जाता है, फिर होता है फिर उतर जाता है, तो इस तरह का जो इफेक्ट है ये इंटरमिटेंट फीवर कहलाता है। इसमें वो कहता है कि ज़्यादातर ये इफेक्ट आपको शाम के टाइम नजर आता है, यानी इंटरमिटेंट फीवर इन द इवनिंग। उसके अलावा मलेज यानी टेंशन और डिप्रेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। नाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग, रात को सोते हैं, सुबह सो के उठते हैं, पता लगता है जिस्म पूरा का पूरा पसीने से भीग चुका है, ठीक है। ये तो इसके मेजर सिम्टम्स हैं। उसके अलावा वेट लॉस, एनोरेक्सिया, ये इसके साथ कुछ एसोसिएटेड इफेक्ट्स हैं, कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो पल्मोनरी टीबी की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है भाई। अब टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और मैंने इस टॉपिक के शुरू में आपको बताया कि इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स को यूज करना पड़ता है। तो टीबी को खत्म करने के लिए जो सेट ऑफ एंटीबायोटिक्स है, इसका कोर्स 4 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का होता है, और ये एंटीबायोटिक्स जो है ये 9 मंथ्स के अंदर अंदर अपना इफेक्ट जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। इस 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में ये जो मेडिसिन, ये जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, इस एंटीबायोटिक्स को प्रोवाइड करने के साथ साथ बॉडी की कंडीशंस को रेगुलरली मॉनिटर भी किया जाता है कि किस स्टेज तक और कितनी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज रिक्वायर्ड। इसलिए इस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट को DOTS डॉट्स ट्रीटमेंट कहते हैं, डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स।
आपकी फर्स्ट ईयर की किताब में डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स यानी डॉट्स ट्रीटमेंट का नाम दिया जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है विद रेफरेंस टू पल्मोनरी टीबी, ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास है जी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो इन्फेक्शन हमारे पास गिवन है वो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस। अब यहां पे इटिस का जो सफिक्स है ये इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करता है। इटिस का सफिक्स इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करता है और यहां पे वर्ड है साइनस का, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है साइनसिस को। साइनसिस को आप ये देखें, हमारी ये जो फेशियल बोन्स हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्कल है ना, हेड और फेस। तो ये जो फेशियल बोन्स हैं इसके अंदर कुछ हॉलो बोन्स होती हैं इस तरह से। ये जो हॉलो बोन्स होती हैं इस रीजन में जो नेजल कैविटी के यूं समझिए कि उसके लेफ्ट राइट में मौजूद होती हैं, इन हॉलो बोन्स के स्ट्रक्चर को साइनसिस का नाम दिया जाता है। ये बोन्स हॉलो होती हैं, लेकिन जब इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है जिसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं, तो इसकी वजह से ये जो साइनसिस की ओपनिंग्स हैं इसके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से ये ओपनिंग्स ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, यहां पे इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है ब्लॉकेज की वजह से। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट को साइनोसाइटिस का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो साइनोसाइटिस है इट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया, फंगस और वायरस की मुख्तलिफ स्पीशीज हैं विच आर रिपोर्टेड टू कॉज दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इसका देखें, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेस्ट है, सिंपल सा टेस्ट है, जिससे आपको ये इंडिकेट हो सकता है कि यू मे बी इन्फेक्टेड बाय साइनोसाइटिस। अच्छा, आप देखें कि आप इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये यहां से ना पेशेंट को यहां से पकड़ के ना जोर से प्रेस करें इन जगहों से, और फिर उससे पूछे भाई पेन तो नहीं हो रहा। अगर यहां पे जोर से प्रेस कर रहे हैं तो उसको पेन होता है, तो इट मे बी एन इंडिकेशन कि उसको साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, प्रोवाइडेड कि वो साथ साथ ये शिकायत करता हो कि जी मुझे अक्सर और बेशतर जो है ना वो जुकाम रहता है, और साथ साथ ये भी शिकायत करता हो कि जी मुझे अक्सर और बेशतर जो है ना सर में दर्द भी रहता है। तो फिर आप उसको यहाँ से जोर जोर से प्रेस करें, यानी ये यूं समझ लें कि आपका एक प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको आप खुद घर में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा शक होता है कि भाई इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप जाकर साइनोसाइटिस से रिलेटेड जो है ना वो टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसका छोटा सा एक्सरे होता है, वहां से पता लग जाता है। एनी हाउ, मैंने आपको बताया कि इट इज वन ऑफ द इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स जिसमें वायरसेस, बैक्टीरिया या फंजाई, तीनों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिपोर्टेड हैं। उसके अलावा वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन या डस्ट, ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को यानी साइनोसाइटिस के प्रॉब्लम को जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें हमारे पास जो मेन इफेक्ट्स होते हैं, फीवर है, रेस्पी वॉइस है, वो नहीं जुकाम से हम कहते हैं कि जी आवाज जो है ना भारी हो जाती है, रेस्पी वॉइस है। उसके अलावा ये जो सर है, सर इस तरह से फील होता है जैसे भारी भारी हो चुका है सर, ठीक है। फिर हेडेक है, फिर बाद औक़ात पेशेंट ये भी शिकायत करता है कि जी मैं जैसे ही सर झुकाता हूँ या मैं सजदे में जाता हूँ, मैं उठता हूँ तो सर के ऊपर बोझ फील होता है, फिर आस्ता आस्ता दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी हेडेक है विच मे बी एग्रेवेटेड बाय बेंडिंग ओवर, यानी झुकने के बाद जब वो उठता है तो फिर उसको ये सर के ऊपर ज़्यादा भारीपन फील होता है, सर दर्द जो है ना उसमें ज़्यादा उसको महसूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है भाई। इसी तरह से पस लाइक डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, नेजल डिस्चार्ज। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं जो साइनोसाइटिस को इंडिकेट कर सकते हैं। अब इसमें देखना ये है कि ये कौन सा पॉल्यूशन, ये इसकी मेन रीजन क्या है। अगर तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, या इसके अलावा कोई और एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम है, फिर तो इसको वेट करना पड़ेगा इसके खत्म होने के लिए। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम इन्फेक्शंस की वजह से है, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से है, तो फिर एंटीबायोटिक्स भी यूज की जा सकती हैं और उसके अलावा सल्फर ड्रग्स को भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स और सल्फर ड्रग्स को भी यूज किया जा सकता है। तो ये आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में साइनोसाइटिस की एग्जांपल थी,
ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास लंग्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हमारे पास डिस्कस हुआ है वो है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर, अब देखें आपके लिए वैसे कैंसर की टर्म नई नहीं है, लेकिन पुरानी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, ठीक है। और आयरॉनिकली अगर मैं आपसे फर्स्ट ईयर की कोई बात पूछूं तो आप लोग ऐसे सोच रहे होते हैं जैसे सदियों पहले पढ़ी है, ठीक है। एनीहाउ, ये जो टर्म है ना कैंसर की, ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी हुई है, माइटोसिस के चैप्टर में, ठीक है। एक टर्म आपने पढ़ी थी जी ट्यूमर की, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के बाद जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का स्ट्रक्चर बनता है उसे ट्यूमर कहते हैं। अगर ये ट्यूमर लोकलाइज्ड है यानी स्प्रेड ना नहीं करता तो इसको कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। और अगर ये ट्यूमर फैलना शुरू हो जाता है, स्प्रेड करना शुरू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक्चुअली मैलिग्नेंट ट्यूमर इज द नेम ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्यूमर कैसे फैलता है? या तो इन्वेजन से नेबरिंग सेल्स में, या फिर मेटास्टेसिस से, यानी ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू किसी दूसरे रीजन को जाकर टारगेट करते हैं, वहां पे भी ट्यूमर को इंड्यूस करवाते हैं। तो या मेटास्टेसिस से या फिर इन्वेजन से ये ट्यूमर स्प्रेड करता है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कैंसर बोलते हैं। बेनाइन ट्यूमर कभी भी मैलिग्नेंट नहीं हो सकता, यानी ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो जो मैलिग्नेंट टाइप है ट्यूमर की, इट विल बी कॉल्ड एज कैंसर। तो यही मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर इनसाइड द लंग्स जनरेट हो तो फिर हम इसे लंग्स कैंसर का नाम दे देते हैं सिंपली, ठीक है भाई। ये जो लंग्स कैंसर है इसकी लीडिंग कॉज हमने कल के टॉपिक में डिस्कस की थी कि वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर लंग्स कैंसर इज स्मोकिंग। उसके अलावा एटमॉस्फेयर या एयर कंटामिनेटेड बाय कार्सिनोजेंस इज आल्सो द कॉज ऑफ लंग्स कैंसर। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, मसलन एस्बेस्टॉस है, ठीक है। ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल एरियाज है ना, तो वहां पे हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पे लंग्स कैंसर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हैवी मेटल्स भी हैं, एस्बेस्टॉस भी है, ज़ाहिर है ऐसे स्ट्रक्चर में। फिर ठीक है, फिर जहाँ पे हैवी व्हीकल ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ पर भी क्योंकि ट्रैफिक से भी ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है ना स्मोक बनता है, ठीक है। फिर जिन एरियाज में स्मोक होती है, स्मोक के साथ स्मोक बनती है, तो ये सारे के सारे वो फैक्टर हैं जो लंग्स कैंसर को प्रोमोट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब लंग्स कैंसर के केस में हमारे पास जो मेजर सिम्टम्स आते हैं, मेजर सिम्टम्स सबसे पहले इंटरनल लाइनिंग जो है उसकी थिकनिंग होती है, फिर उसके साथ साथ कैलसिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। कैलस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। लंग्स के अंदर कैलसिंग शुरू हो जाती है। कैलस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को या ओवर ग्रोथ को। जब जरूरत से ज्यादा सेल्स बन जाए तो इस कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन को कैलसिंग का नाम देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इन इन्फेक्शन से क्या होगा, अल्टीमेटली जो सीलिया लाइनिंग्स हैं, म्यूकस लाइनिंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक की, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से डस्ट और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स तेजी से लंग्स में इकट्ठे होते हैं और वो तेजी से लंग्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा कि कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें उस पर्टिकुलर रीजन को खत्म करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर रीजन के टिश्यूज को या तो डेड करना या बॉडी से निकाल देना, ठीक है। इसलिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी, जो भी ऑप्शन लेंगे उसका अल्टीमेट टारगेट क्या होगा कि जो कैंसर इन्फेक्टेड टिश्यूज हैं उनको या तो मार देना, किल कर देना, ताकि उसका बाकी बॉडी टिश्यूज के साथ कोई कनेक्शन ना रहे, या फिर दूसरी सूरत यह है कि सर्जिकली उसको वहां से रिमूव कर देना। तो वो लोग जो सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, इस टाइप के ट्रीटमेंट को न्यूमोनेक्टोमी बोला जाता है, ठीक है। यानी सर्जिकली रिमूवल ऑफ द इन्फेक्टेड टिश्यूज ऑफ द लंग्स। कौन से इन्फेक्टेड टिश्यूज? विच आर इन्फेक्टेड विद कैंसर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का। इन पे सबसे पहले तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि आप पल्मोनरी टीबी पे नोट लिख दें, साइनोसाइटिस पे लिख दें, लंग्स कैंसर पे लिख दें।
एमसीक्यूज आते हैं कि जी पल्मोनरी टीबी की जो कॉज है, ये बैक्टीरिया का नाम लिखा होगा। एमसीक्यूज में आता है कि जी सल्फर ड्रग्स किस टाइप ऑफ डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूज होता है साइनोसाइटिस में। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं जी न्यूमोनेक्टोमी के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूमोनेक्टोमी। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द लंग्स विच आर इन्फेक्टेड विद कैंसर। ठीक है, फिर इसी तरह से डॉट्स ट्रीटमेंट क्या है या टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यूज फॉर पल्मोनरी टीबी एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं, आंसर होगा डॉट्स। तो इस तरह से बेशुमार क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।